हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। दंड प्रक्रिया संहिता के इस वीडियो सीरीज में आज हम व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर आधारित सेक्शन 41 से लेकर के और सेक्शन 60 तक के सेक्शंस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें सीआरपीसी की एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज ये 7वां वीडियो, जो कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी अरेस्ट ऑफ पर्सन धारा 41 से लेकर के 60 तक। पहला प्रश्न कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट? बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार किया जाना, इसके संबंध में सेक्शन 41 प्रावधान करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। हमें अन्य ऑप्शन में धारा 40, 42 और 51 दिए हुए हैं। धारा 40 ये ग्राम पुलिस के संबंध में प्रावधान करती है कि गांव में जो नियोजित पुलिस अधिकारी हैं वो गांव की किसी भी घटना या सूचना के संबंध में थाने के बारसाधक अधिकारी को या निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। धारा 42 ये असंज्ञेय मामले में गिरफ्तारी को लेकर के है, जबकि कोई व्यक्ति नाम और पता बताने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी गिरफ्तारी किया जाना धारा 42 बताती है। दंड प्रक्रिया संहिता में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित धाराओं में जिला मजिस्ट्रेट बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के तथा बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 41 में जो कंडीशन दी हुई है उन सभी को लेकर के धारा 438 का 1 का परंतुक ये आपका अग्रिम जमानत को लेकर के प्रावधान करता है, और अग्रिम जमानत जो देने का व्यवस्था है वो हाई कोर्ट के पास इसकी पावर रहती है या सेशन कोर्ट के पास इसकी पावर रहती है। धारा 432 का 3 धारा 432 का 3 ये प्रावधान करता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को समुचित सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कहने पर किसी व्यक्ति के दंडादेश का लौकरण या परिहार किया जाता है, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उन शर्तों को भंग करता है। भाई कुछ शर्तों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसकी जो सजा जो कम की जाएगी या उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा या लौकरण किया जाएगा, जो भी कंडीशंस उसमें दी हुई हैं सजा को कम किए जाने के संबंध में, तो यदि उसे छोड़ा जाता है और यदि वो उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 432 का 3 ये प्रावधान करता है। डी ऑप्शन में हमें सेक्शन 51 दिया हुआ है, और सेक्शन 51 ये प्रावधान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लिए जाने के संबंध में किस तरह उसकी तलाशी ली जाएगी, इसके संबंध में सेक्शन 51 प्रावधान करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा था सेक्शन 41, सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो केवल संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ये सही है। केवल उद्घोषित अपराधी का, अगर कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है, फरार घोषित कर दिया गया है, तो भी ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पहला था आपका कि इन केस ऑफ कॉग्निजेंस ऑफेंस ओनली, इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली, और तीसरा दिया हुआ है कि केवल सशस्त्र सेना का कोई भी भगोड़ा व्यक्ति जो है, और चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। उपरोक्त ये तीनों कंडीशन जो दी हुई हैं, इन तीनों कंडीशन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 41 में उन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जिनमें कि कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कायद किया जाता है। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध होता है, दो तरह के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय अपराध होता है, एक असंज्ञेय अपराध होता है, और दूसरा है कि जब 7 वर्ष या उससे कम दंड से दंडनीय कोई भी संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है। नेक्स्ट है जबकि 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय कोई भी संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है। चौथा है कि जबकि वह उद्घोषित अपराधी है। पांचवा है कि जबकि उसके कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की जाती है। और नेक्स्ट है जबकि पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न करता है। सातवां है कि जबकि वह सशस्त्र बल का कोई भगोड़ा व्यक्ति है। आठवां है कि विदेश में कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि यदि भारत में किया जाता तो वह अपराध होता। धारा 356 की 5 के अधीन शर्त को भंग करता है। और 10वां है कि जबकि अन्य पुलिस अधिकारी से अध्यपेक्षा प्राप्त हुआ हो, जब किसी अन्य पुलिस अधिकारी से इसके संबंध में ये प्राप्त हुई है सूचना कि आपको अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो उसके संबंध में ये 10वां बिंदु आपका दिया हुआ है।
प्रश्न क्रमांक 3 है कि अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी पावर ऑफ पब्लिक टू अरेस्ट ए पर्सन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। कब? सभी मामलों में, मात्र शंका वाले मामलों में। तीसरा है कि युक्त शंका वाले मामलों तक ही सीमित है तथा सेना के भगोड़ों पर लागू नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है युक्त शंका वाले मामलों तक ही सीमित है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। प्रश्न की व्याख्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 5 जो कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है, जो धारा 41 से लेकर के 60 तक यहाँ प्रावधान किए गए हैं तथा धारा 41 ये सभी मामलों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को नहीं देती है। केवल उन मामलों में देती है जिनमें कि 41 के 1 में क से लेकर के 6 तक जो प्रावधानित हैं उसी में देती है। पहला है कि धारा 41 का 2 के एफ के अंतर्गत वह सेना के भगोड़ों पर भी लागू होती है। धारा 41 के 3 को संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा अंतर स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार धारा 41 के अधीन युक्त शंका वाले मामलों में पुलिस को यह शक्ति है कि वह प्रत्येक शंका के मामले में लागू नहीं हो पाती है। अतः विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न क्रमांक 4 है कि अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ऑन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ये करेक्ट है। धारा 41 से संबंधित प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश के द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है। ये भी करेक्ट है कि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो कि उद्घोषित अपराधी है। तीसरा है कि जो कि पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है कि जब वह अपने विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन कर रहा हो। ये भी करेक्ट है। चौथा है आपका उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इन एबव ऑल सर्कमस्टांसेस, ये सभी परिस्थितियों में एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। इसकी व्याख्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 में ये परिस्थितियां वर्णित है जबकि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य सीआरपीसी की किस धारा में दिए गए हैं। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट ए प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ सीआरपीसी किस सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। 41 के बी में, 41 के ए में, 41 के डी में या 41 के सी में। सही ऑप्शन इसका है हमारा 41 का बी, जिसमें कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं। सही ऑप्शन आपका ए है जो कि 41 का बी है। सीआरपीसी 1973 की धारा 41 बी जो कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्यों को प्रावधानित करती है। 41 ए ये पुलिस के समक्ष हाजिर होने के संबंध में बताती है। 41 का ए पुलिस के समक्ष हाजिर होने के संबंध में बताती है। 41 का जो सी है ये नियंत्रण कक्ष के संबंध में बताती है कि जो भी गिरफ्तारी की जाएगी उसके संबंध में जो सूचना है वो नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। और 41 का डी ये बताता है कि अधिवक्ता से मिले जाने के अधिकार के संबंध में। तो देखिए एक क्रम पूरा दिया हुआ है, उस क्रम में ही है ये, तो आप इसको एक क्रम से याद कर सकते हैं। मैं आपको क्रम से इसे याद करना बता देता हूँ। 41 ए सबसे पहले आप पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। 41 ए पुलिस के सामने हाजिर होने की बात कहती है। मान लीजिए पुलिस के समक्ष जैसे क्या किया होता है कि पुलिस अधिकारी व्यक्तियों को बुला लेते हैं कि आप यहाँ जाइए, थाने में आ जाइए, समझौता करना है, या किसी बहाने से बुला लिया और बुला करके उसको अरेस्ट कर लिया। अब 41 ए में पुलिस अधिकारी ने अपने समक्ष बुलाया, 41 बी में उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में 41 का सी क्या कहता है। 41 का सी कहता है भाई गिरफ्तार कर लिया तो तुरंत इसकी सूचना आप कहाँ देंगे, इसकी सूचना आप नियंत्रण कक्ष को देंगे। सी हो गया आपका। इसके बाद डी, एक से बाद डी क्या है कि ठीक है भाई आपने गिरफ्तार कर लिया है, अब गिरफ्तारी के बाद में अब वो व्यक्ति कहेगा भाई मुझे अपने अधिवक्ता से बात करनी है, मिलना है। इस तरह से इस पूरी सीरीज को आप 41 ए बी सी डी इसे क्रम से आप इसे याद रख लीजिएगा। दोबारा समझ लीजिए। 41 ए एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होगा तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी सूचना कहाँ दी जाएगी, पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाएगी और कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद उसके बाद वो अधिवक्ता की मांग करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर आपको हो गया होगा आसानी से। प्रश्न क्रमांक 6 है कि धारा 41 बी सीआरपीसी में आपराधिक प्रक्रिया संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंतर स्थापित किया गया था। सेक्शन 41 बी
was inserted in the CRPC by the Criminal Procedure Act, जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, किस वर्ष से प्रभावी हुआ है, यह पूछा गया है। धारा 41B दंड प्रक्रिया संहिता में आपराधिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंतर स्थापित किया गया था। अब देखिए दो डेटे हैं, एक है अंतर स्थापित किए जाने की और एक है उसके लागू किए जाने की। यहाँ 2008, 2010, 2005 और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो अंतर स्थापित किया गया था, ये किया गया था 2008 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में जब इसे लागू किया गया है तो लागू 2010 में किया गया था और 2 नवंबर 2010 के द्वारा इसको लागू किया गया था। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है कि 41A, 41B, 41C और 41D को CRPC संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा अंतर स्थापित किया गया है और लागू की डेट आप याद रखिएगा कि 2 नवंबर 2010 है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। पहला दिया हुआ है हमें, जहां कोई भी निजी या अन्य अधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर के पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वहां ऐसा निजी व्यक्ति बंदी व्यक्ति की तलाशी भी ले सकता है। वेयर ए प्राइवेट पर्सन और एन ऑथराइज्ड पर्सन has a right to arrest a person and hand him over to the custody of police, such private person can also make search to such arrest person। तो देखिए जो इसके संबंध में आपका सेक्शन है वो सेक्शन है आपका 43, जो कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी को बताता है। अब जब प्राइवेट व्यक्ति जो गिरफ्तार करेगा उसे कहीं सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उसकी तलाशी लेंगे, वो उसे गिरफ्तार करेगा और गिरफ्तार करने के बाद में उसको हवाले कर देगा पुलिस अधिकारी के। अब पुलिस अधिकारी उसके बाद जो अपनी प्रोसेस उसको सेक्शन 42 या 41 के अंतर्गत जो भी प्रोसेस चलती है गिरफ्तार किए जाने की, तब वहां अरेस्ट करके उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो पहला कथन तो यहाँ पर ही आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत जांच तथा परीक्षण दोनों सम्मिलित होते हैं। इंक्वायरी हेड ट्रायल बोथ आर इंक्लूडेड जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये करेक्ट है कि न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत जांच भी आती है और जो ट्रायल है वो भी आता है, तो दोनों ये सही हैं। ये आपका सेंटेंस सही हो गया। सी दिया हुआ है कि परिवाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद करे। ये बात भी करेक्ट है कि परिवाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही परिवाद करे। आपने ज्यादातर देखा होगा कि 498 के जो मामले होते हैं, इन 498 के जो दहेज उत्पीड़न से संबंधित जो मामले होते हैं, यहाँ स्वयं वो महिला या महिला के घर से उनके भाई या उनके पिता या माता, ये कोई भी इसमें परिवाद कर सकते हैं। तो परिवाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ये आवश्यक नहीं होता कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद करे। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। Complaint may be made by any person and it is not necessary that the injured or the affected only should complain। डी है कि आरोप केवल वारंट केस में ही विरचित किए जाते हैं। छोटे छोटे समन वादों में आरोप पत्र की विरचना की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी करेक्ट है कि आरोप जो होते हैं वो केवल वारंट केस में ही विरचित किए जाते हैं। छोटे छोटे जो समनवाद होते हैं उनमें आरोप पत्र की विवेचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन था वो केवल गलत था। CRPC 1973 की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा मात्र गिरफ्तारी करने की शक्ति होती है, तलाशी की शक्ति ये पुलिस को दी गई है। प्रश्न क्रमांक 8 कथन और कारण के रूप में दो यहाँ आपको दिए हुए हैं। पहला है कि दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ इज द प्रिवेंट द क्राइम्स। इसका जो कारण दिया हुआ है वो है कि कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इन द सर्टेन सिचुएशंस इवन ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एन अदर पर्सन। ठीक है, क्योंकि दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकने के संबंध में कहा गया है। कुछ परिस्थितियां कहती हैं कि एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब मान लीजिए केवल ये पावर पुलिस के पास या मजिस्ट्रेट के पास ही रहेगी गिरफ्तार किए जाने की, तो पुलिस को पहुंचने में देर हो सकती है, मजिस्ट्रेट को पहुंचने में देर हो सकती है,
तो ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को, प्राइवेट व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है कि भाई कोई साधारण व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकता है, जिससे कि वो अपराधी पकड़ से बाहर न जा पाए। तो इसीलिए दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकने के संबंध में है और इसके लिए ये कारण दिया गया है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला प्रश्न, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है तथा ऐसे अनेक उदाहरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिए गए हैं। धारा 151, अध्याय 8 तथा अध्याय 10 इत्यादि। जबकि धारा 43 में एक प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि वह अजमानती तथा संज्ञेय अपराध कारित करता है। प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में अजमानती तथा संज्ञेय अपराध की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। अजमानती मामला या कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जबकि वह एक अपराधी है। दूसरा है कि उसकी उपस्थिति में वह असंज्ञेय अपराध करता है। असंज्ञेय नहीं है, संज्ञेय अपराध की बात आती है, ध्यान रखिएगा कि जब उसकी उपस्थिति में वह संज्ञेय अपराध करता है तो पकड़ सकता है। नेक्स्ट है कि उसकी उपस्थिति में एक अजमानती अपराध किया हुआ है। और चौथा है कि उसकी उपस्थिति में एक संज्ञेय व अजमानती अपराध करता है। तो इसका जो पूरा आंसर जो करेक्ट है वो ये है कि उसकी उपस्थिति में वह एक संज्ञेय एवं अजमानती अपराध करता है। ऊपर हमें अलग अलग दिए हुए थे ये, तो सही ऑप्शन इसका डी है। जो सेक्शन 43 है वो ये प्रावधान करता है कि जब किसी प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में संज्ञेय तथा अजमानती कोई अपराध किया जाता है तो वो उसकी उपस्थिति में, प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाता है तो वो उसे गिरफ्तार करके निकटतम थाने के किसी भारत साधक अधिकारी को सौंप देगा और भारत साधक अधिकारी सेक्शन 41 के तहत उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है जिसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध किया गया है या वो किसी उद्घोषित अपराधी है। गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब किए बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा। पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो कि संज्ञेय अपराध कारित करता है गिरफ्तार कराने का अधिकार देती है? विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ द CRPC ऑथराइज ए प्राइवेट पर्सन ऑफ अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो सही ऑप्शन इसका 43 है कि सेक्शन 43 इस संबंध में प्रावधान करता है कि जब किसी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध या कोई अजमानती मामला है तो वो उसको गिरफ्तार करा सकता है। सेक्शन 42 ये पुलिस के द्वारा असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी की बात करता है। सेक्शन 44 ये मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की बात करता है। सेक्शन 45 ये आपका किन्हीं भी सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में बात करता है। सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर इसका सी था। 11वां प्रश्न है कि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु, जो कि एक अपराधी है, गलत हो गया। उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, उसकी उपस्थिति में जमानती अपराध करता है, उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। ऊपर भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि निम्न में से कौन सा गलत है? मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये करेक्ट है। सेक्शन 44 प्रावधान करता है। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये भी सही है। प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, सेक्शन 43 है। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये भी करेक्ट है। सेक्शन 41 इस संबंध में प्रावधान करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। इसी तरह से आप साथ में इनके सेक्शंस को भी देखते चलिए जिससे कि आपको आसानी से ये सभी चीजें याद हो जाएं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अनुसार मजिस्ट्रेट, कार्यपालक या न्यायिक, ध्यान रखिएगा मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत दोनों मजिस्ट्रेट आते हैं, कार्यपालक भी आते हैं और न्यायिक भी आते हैं। अपनी उपस्थिति में अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने पर या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। धारा 43 के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार कर सकता है। 43 मैंने आपको बताया।
करवा सकता है जबकि एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो कि संज्ञेय अपराध करता है, धारा 41 सपठित धारा 2C या करने में निवृत्त करने हेतु गिरफ्तार कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 13 कि संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक निम्नलिखित में से किसकी सहमति नहीं ली जाती है। पहला है सुरक्षा मंत्री की, वित्त मंत्री की, संबंधित राज्य सरकार की और केंद्रीय सरकार की। नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सपेक्टेड आफ्टर अटेनिंग द कंसेंट ऑफ। अब देखिए संघ के सशस्त्र बलों की बात आ रही है, तो संघ के सशस्त्र बल के लिए यहाँ जो ऑप्शन आपका सही आएगा वो है आपका केंद्र सरकार के, केंद्रीय सरकार की बिना अनुमति के ऐसे किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 इस संबंध में प्रावधान करती है कि संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रावधान की गई है। ये आपका प्रावधान किया गया है सेक्शन 45 को। विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइडेड ए प्रोटेक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। तो ये आपका सेक्शन 45। सेक्शन 41 आपका पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी। सेक्शन 45 आर्म्ड फोर्स की गिरफ्तारी के सुरक्षा दिए जाने के संबंध में। सेक्शन 46 गिरफ्तारी की प्रक्रिया को बताती है और सेक्शन 50 ये आपका गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की सूचना को बताती है। धारा 45 के अनुसार धारा 41 से 44 तक की धाराओं में किसी भी बात के होते हुए भी किसी भी संघ के सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की जाने के लिए तात्पर्य किसी भी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति नहीं ली गई है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का यदि प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग। कौन सा कथन या गलत है। देखिए यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी गिरफ्तारी के संबंध में उसका विरोध किया जाता है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। ये तो साधारण सी बात है कि जब कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तो वो भागते हैं, अपना बचाव करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि सीधे सीधे पुलिस के सामने खड़े होकर के अपने आप को अरेस्ट कराते हैं। पहला है कि गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को ये पुलिस अधिकारी के लिए कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जो है वो गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को प्रयोग में ला सकता है। ये करेक्ट है। यूज द ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। सभी साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कैद कर सकता है। ये गलत है। कोई भी अपराध कैद किया हो, पता पड़ा कि 3 वर्ष की सजा का मामला है, 2 वर्ष की सजा का मामला है या 5 वर्ष की सजा का मामला है, लिया और उसने पुलिस वाले ने मार दिया, गिरफ्तार करने के लिए गए मार दिया, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई भी अपराध कैद किया हो मृत्यु कैद कर सकता है। गलत है। तीसरा है कि हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कैद कर सकता है। यह करेक्ट है कि यदि कोई हत्या का कोई अभियुक्त व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कैद कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि पुलिस पे ऐसा कोई हमला हुआ हो, पुलिस को ऐसी कोई क्षति पहुंची हो, पुलिस टीम को पथराव की गोलीबारी हुई हो, ऐसा कुछ हुआ होना चाहिए उसके बाद में, या वो इतना बलात् प्रतिरोध करता है कि गिरफ्तार होने से पूरी स्थिति से बचता है। ये करेक्टर तीसरा है। चौथा है कि हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कैद कर सकता है। ये भी करेक्ट है। ये भी मतलब अपने आप में करेक्ट है कि ऐसी स्थिति में जो हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है उसके लिए भी यदि वो व्यक्ति बलात् प्रतिरोध करता है तो भी मृत्यु कैद की जा सकती है, लेकिन वही कंडीशन। तो चौथा ऑप्शन द कॉज द डेथ ऑफ द सच पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो ये भी करेक्ट हो गया आपका। हत्या के अभियुक्त व्यक्ति कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ये भी करेक्ट हो गया। जो बी वाला था ये हमारा ये गलत था, तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रयास में बलात् प्रतिरोध किए जाने पर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, किंतु किसी अन्य अपराध के लिए मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। प्रश्न क्रमांक 16 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है।
धारा 41(1) का परंतुक, धारा 42 का परंतुक, धारा 46 का परंतुक तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। Which one of the following sentences of Criminal Procedure Code 1973 prohibited the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest? तो देखिए, जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया हमें जो दी हुई है, ये दी हुई है सेक्शन 46 में। अब उसी से आप इसको रिलेट करते हुए चलिए कि सेक्शन 46 जो है ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में है, और यहीं पीछे को जो परंतुक नीचे की सेक्शन में नीचे की जो परंतुक दिया हुआ है वो 46 का 1 का जो परंतुक है ये आपका महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित है कि कोई भी पुलिस अधिकारी टच नहीं करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(1) का परंतुक किसी भी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में बताती है। इसके अनुसार गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक कि उसने वचन या कर्म के द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। परंतु जहां किसी भी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला नहीं है तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। प्रश्न क्रमांक 17। Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. And where such exceptional circumstances to arrest exist, the woman police officer shall obtain the prior permission of the following. तात्पर्य यह है कि किसी भी महिला पुलिस अधिकारी को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इसके संबंध में यदि आवश्यकता पड़ती है तो किस मजिस्ट्रेट या किस अधिकारी की परमिशन से ऐसा किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है तो वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। किसकी पूर्व अनुमति से ऐसा किया जा सकता है? तो यह है प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अनुमति से उसके अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 46 के 4 के अनुसार असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां के ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां भी पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी जिसकी एक स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रस्तुत करता है तो पुलिस अधिकारी, पहला है कि गिरफ्तार करने के लिए सब आवश्यक साधनों का उपयोग में ला सकता है, सही है। ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया है मृत्यु कैद कर सकता है, ये गलत है। यह हमसे यही पूछा गया होगा कि कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका बी गलत हो जाता है। पूर्व में प्रश्न आया हुआ है, हत्या के अभियुक्त की मृत्यु कैद कर सकता है, ये भी करेक्ट है, तथा हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद कर सकता है, ये भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो गया केवल आपका बी, जो कि आपका गलत था। प्रश्न क्रमांक 19 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह उपबंध करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए है तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के उपबंधों के अनुपालन का क्या प्रभाव होता है? Section 50 of CRPC provided that every person arrested without warrant shall be informed of ground of arrest and of right to bail. In the arrest is made for a bailable offence, what is the effect of non-compliance of these provision? पहला दिया हुआ है कि इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं जो निरोध है वो अवैध नहीं होंगे। दूसरा है कि यदि इस धारा के उपबंधों को अनदेखा भी किया गया है तो भी त्रुटि के बाद में सुधारा जा सकता है। तीसरा है कि इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन के लिए समर्थ बना देंगे। और चौथा है कि यह मात्र एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है
तथा इस धारा के उपबंध बहुत सारवान नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी है कि यदि इस तरह की स्थिति रहती है जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है, तो इससे संबंधित जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी एवं उसे इस तरह निरोध में रखा जाना वो अवैध हो जाएगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आवेदन करने के लिए उसे समर्थ बना देंगे। तो सही ऑप्शन इसका सी है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या है कि धारा 50 के अधीन जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वारंट पर की जाती है तब उसमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रहते हैं, परंतु जहां पर गिरफ्तारी वारंट के बिना की गई है वहां पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताया जाना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 20 है कि बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के द्वारा कब प्रतिस्थापित की गई थी? 2008 में, 2005 में, 2010 में या 1955 में? यह की गई थी 2005 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53A में बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 21 है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? Which one of the following sections of CRPC provided identifications of arrested person? इसके ऑप्शन देखते हैं मैं क्या क्या दिए हुए हैं। सेक्शन 54, सेक्शन 54A, सेक्शन 55A और सेक्शन 60A। तो इसका सही ऑप्शन आपका है कि सेक्शन 54A। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराएं ये सही सम्मिलित यहाँ बताई गई हैं। हमें प्रश्न में पूछा गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त के संबंध में कौन सा सेक्शन प्रावधान करता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त के संबंध में सेक्शन 54A प्रावधान करता है। सही ऑप्शन इसका भी है। सेक्शन 54 ये गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा को बताता है। 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त को बताता है। 55A गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में है और सेक्शन 60A ये गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार किया जाना इसके संबंध में प्रावधान करता है। प्रश्न क्रमांक 22 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 किससे संबंधित है? सेक्शन 54 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइडेड फॉर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा। अभी ऊपर भी यही प्रश्न था, तो गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा सेक्शन 54 प्रावधान करता है। एग्जामिनेशंस ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान, ये गलत। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 1973 की धारा 54 के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात उसकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सेवारत किसी भी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, और जहां ऐसा चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां पर राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा उसकी परीक्षा की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान को धारा 54A बताती है। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के संबंध में धारा 53 बताती है तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संबंध में धारा 51 बताती है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रावधान करती है? तो गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए धारा 54 प्रावधान करती है। सही ऑप्शन इसका बी है। धारा 54 ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षा से संबंधित है तथा CRPC में इसे 2008 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रूप से निःशक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पहचान की कार्रवाई किसके सुपरविजन में की जाएगी? इफ पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड हु विल सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर CRPC। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ये की जाती है किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंदर में। सही ऑप्शन इसका भी है। धारा 54A के अनुसार यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो पहचान की कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में कराई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 25 है कि बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा से संबंधित हैं? सेक्शन 50A से, सेक्शन 53A से, सेक्शन 55A से तथा सेक्शन 60A से। द प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC 1973? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी है, 55 का ए। बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध CRPC की धारा 55A में उपबंधित है। इसके अनुसार जबकि 50A गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता को बताती है, तथा धारा 53A में बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा, तथा 60A में गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना ये बताया जाता है। प्रश्न क्रमांक 26 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा परीक्षण किया जाएगा? अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन अरेस्टेड पर्सन इज टू बी एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर सच अरेस्ट? सेक्शन 55A, सेक्शन 60, सेक्शन 54 तथा सेक्शन 55। तो ये आपका प्रावधान करता है सेक्शन 54। सही ऑप्शन इसका सी है। CRPC का सेक्शन 54 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षा से संबंधित है। सेक्शन 54 ये बताता है आपका परीक्षण से संबंधित। सेक्शन 55A गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के। सेक्शन 60A गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी ये बताता है, तथा सेक्शन 55 जब पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त किया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी, इसके संबंध में सेक्शन 55 बताता है। प्रश्न क्रमांक 27 है कि धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की देखभाल के लिए जो किया गया था। प्रश्न क्रमांक 27 है कि धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की देखभाल करे। इसे कब अंततः स्थापित किया गया था? 2005 CRPC के द्वारा, 2008 CRPC के द्वारा, 2010 CRPC के द्वारा या 2013 CRPC के द्वारा? इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन क्रमांक बी है, 2008 के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 55A में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्त देखभाल करने का कर्तव्य उस व्यक्ति का है जिसकी अभिरक्षा में उस व्यक्ति गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होता है। ये प्रावधान संशोधन CRPC संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 28 है कि बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंधों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में समायोजित किया गया है, अंतः स्थापित किया गया है? यह किया गया है आपका 55A में। सही ऑप्शन इसका आपका सी है। प्रश्न अभी ऊपर वाला ही है जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा था। सी 55A ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करती है और 2008 के द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया था। धारा 50 से ये गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी दिए जाने के संबंध में। 53A बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षण किया जाना, तथा 60A गिरफ्तारी हमेशा संहिता के अनुसार की जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान करती है। प्रश्न क्रमांक 29 है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है? 48 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे या 3 दिन? तो अधिकतम जो ये प्रावधान है ये आपका 24 आवर्स का है। सही ऑप्शन इसका सी है। कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे की अवधि तक पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। CRPC की धारा 57, धारा 76 तथा धारा 167 ये प्रावधान करती है इसमें, तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का 2 भी इसी संबंध में प्रावधान करता है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC 1973 it is mandatory of produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of arrest?
सेक्शन 51 में सेक्शन 56, सेक्शन 57 और सेक्शन 59, ये आपका सेक्शन 57 इस संबंध में प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा में लगे गए समय की गणना इस पर नहीं की जाती है। धारा 51 ये गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी के प्रावधान के संबंध में है। सेक्शन 56 ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाए जाने से संबंधित है। सेक्शन 59 ये उपबंधित प्रावधान के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन किए जाने से संबंधित है। उन्मोचन का तात्पर्य होता है छोड़ा जाना। प्रश्न क्रमांक 31 है कि एक पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेजनी होती है। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग को भेजनी होती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है, जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है या सत्र न्यायालय को भेजनी होती है। ये भेजी जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए। सही ऑप्शन इसका ये भेजी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए अर्थात जिला मजिस्ट्रेट के लिए। सही ऑप्शन सी है। गिरफ्तारी की जो रिपोर्ट है ये जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। धारा 58 के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसे निर्देश पर ऐसे उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमा के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट सौंपेगा करेगा, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं ली गई हो। प्रश्न क्रमांक 32 है कि बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा किसको दी जाएगी। ए रिपोर्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी गिव बाय ए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2। तो ये दी जाती है, पहला लिखा हुआ है केवल जिला दंडाधिकारी को, दूसरा लिखा हुआ है केवल उपखंड अधिकारी को, तीसरा है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और चौथा है कि जिला दंडाधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी। तो सही ऑप्शन इसका डी है कि जिला दंडाधिकारी को या उपखंड दंडाधिकारी को। धारा 58 के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में जो सूचना है वो पुलिस थाने के अधिकारी के द्वारा सौंपी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 33 है कि सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, चाहे उसकी जमानत स्वीकार कर ली गई हो या नहीं, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इसकी रिपोर्ट किसको करेगा। तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इसकी रिपोर्ट डीएम को या एसडीएम को या इनके निर्देश पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को या अधिकारी को की जाएगी। तो सही ऑप्शन इसका यहां पर सी हो जाएगा कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके निर्देश देने पर ऐसे किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को। प्रश्न क्रमांक 34 है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागा है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है संबंधित थाने की सीमाओं में, जिले की सीमाओं में, राज्य की सीमाओं में और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो सही ऑप्शन इसका डी है कि भारत के किसी भी स्थान में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो कि उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागा है। और धारा 60 इस संबंध में प्रावधान करती है यदि कोई भी व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के इस एमसीक्यू की 8वीं वीडियो सीरीज में आज हम हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जारी किए जाने से संबंधित यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक पर आधारित एमसीक्यूज को देखेंगे। सबसे पहले समझिए कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं का क्या तात्पर्य होता है। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला या तो एफआईआर पर या परिवार पर संस्थित किया जाता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला है उस व्यक्ति को न्यायालय अपने समक्ष बुलाने के लिए कुछ ऐसी प्रोसेस को अपनाता है जिसमें कि सबसे पहला होता है समन के बाद होता है वारंट, और वारंट के बाद की जो प्रक्रिया है वो होती है उसकी फरारी। यदि वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है तो उसकी संपत्ति को कुर्क किए जाने के संबंध में,
पहले उसको फरार घोषित किया जाएगा और फरार घोषित किए जाने के बाद में फिर उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। उसके बाद यदि वो हाजिर हो जाता है या वो संपत्ति जो कुर्क की गई है वो गलत तरीके से की गई है या वो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति है, तो उसके संबंध में ऐसा व्यक्ति अपना दावा उस संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत कर सकता है। तो व्यक्तियों को न्यायालय अपने समक्ष हाजिर करने के लिए जो आदेश का जारी करता है उसके संबंध में आपका ये चैप्टर 6 CRPC का प्रावधान करता है। हाजिर होने को विवश करने के लिए जो आदेशिकाएं हैं ये चैप्टर 6 में है पूरा, और ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट में कौन कौन से हैं? पहला है हमारा समन। पहला सम्मन को लेकर के बात करता है। सम्मन के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 69 है। इसमें सम्मन की पूरी प्रोसेस दी हुई है, किस तरह सम्मन जारी किया जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, पूरी प्रक्रिया। इसके बाद में जो दूसरा इसका पार्ट है ये आपका 70 से लेकर के और 81 तक ये आपका वारंट को लेकर के है। सम्मन के बाद में फिर वारंट की प्रक्रिया आती है। वारंट कैसे इश्यू किया जाएगा, किसके हस्ताक्षर होंगे, किसको दिया जाएगा, वारंट का निष्पादन कैसे कराया जाना है, वो पूरी प्रक्रिया 70 से लेकर के 81 में दी गई है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है ये है उद्घोषणा और कुर्की को लेकर के। उद्घोषणा व कुर्की को लेकर के इसके अंदर आपका सेक्शन 82 से लेकर के और 86 तक के प्रावधान हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया जा चुका है, वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है, न्यायालय को ये समाधान हो जाता है ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है तो उसकी फरारी के संबंध में या उसको फरार घोषित कर सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए भी न्यायालय आदेश जारी करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय उस व्यक्ति के संबंध में जब जो व्यक्ति वारंट के अधीन, वारंट जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट है और उसके साथ साथ उसकी उद्घोषणा भी जारी की जा चुकी है, तो साथ ही उसकी कुर्की का आदेश भी जारी कर सकता है, बशर्ते कि इसके संबंध में न्यायालय को यह समाधान होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को वहां से हटा सकता है, बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की उद्घोषणा और उसके साथ तुरंत ही कुर्की का आदेश भी जारी कर सकता है। लेकिन इसके संबंध में आवश्यक प्रावधान यही है कि न्यायालय को यह समाधान कराना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, संपत्ति को हटाए जाने के संबंध में विनियमित कर सकता है, बेच सकता है, हटा सकता है, और भी कई तरीके हैं। इसके बाद जो आपका पार्ट 4 है, इसमें ये पार्ट 4 आपका सेक्शन 87 से लेकर के और सेक्शन 90 तक प्रावधान करता है। सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें उस संपत्ति के संबंध में जो कि कुर्क की गई है उसके संबंध में कोई व्यक्ति अपना दावा पेश करेगा, उसको बेचे जाने के संबंध में प्रावधान, व्यय कर दी गई है तो उसको वापस लिए जाने के संबंध में प्रावधान, कितना खर्चा कटेगा, जो न्यायालय के द्वारा खर्चा हुआ है उसमें जो कार्रवाई की गई थी उसमें जो खर्चा हुआ वो सब काटा जाएगा, काटने के बाद वो संपत्ति वापस की जाएगी, उसका जो व्यय मूल्य है, इस सभी के संबंध में सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, इसके एमसीक्यूज को। आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा कि आदेश का जारी करने का क्या तात्पर्य होता है, न्यायालय क्यों आदेश का जारी करता है। व्यक्ति अगर सम्मन पर हाजिर नहीं हो रहा है, सबसे पहली जो प्रोसीजर वो सम्मन की, और सम्मन पे व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ फिर वारंट जारी किया जाता है, और उसके बाद वारंट पे भी यदि वो नहीं आ रहा है तो फिर उसके विरुद्ध उसको फरार घोषित किया जाएगा और उसके बाद उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। ये सभी प्रोसीडिंग यहाँ चैप्टर जो आपका 6 है इसके अंतर्गत ये पूरी प्रोसीडिंग समझाई गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो के संबंध में आप अपने कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा भी जहाँ भी यदि किसी प्रश्न में आपको कोई गलती नजर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपका भी कहीं कोई भ्रम है किसी प्रश्न को लेकर के तो भी आप मुझे बताएं, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं।
ये 7वां टॉपिक है इसका। अध्याय 6 है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश कायम। पहला प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा सीआरपीसी 1973 के अधीन जारी किया गया सम्मन होना चाहिए। सम्मन के संबंध में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 61 से लेकर के और सेक्शन 69 ये सम्मन को लेकर के प्रावधान करता है। यहाँ इस पर सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि किस सेक्शन से लेकर के और किस सेक्शन तक सम्मन को बताया गया है। मैचिंग के लिए भी पूछा जाता है तथा इसके अंदर 61 से लेकर के 69 तक भी प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला है कि सम्मन लिखित रूप में होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, ए और बी दोनों, तथा लिखित रूप में हो, 2 प्रतियों में हो और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हो और उस न्यायालय की मुद्रा भी लगी हुई हो। देखिए, जब कोई भी सम्मन न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है तो वो सबसे पहली बात है कि वो लिखित होता है। लिखित के अलावा वो 2 प्रतियों में होगा। एक प्रति आपको दी जाएगी उस संबंधित व्यक्ति को जिसके नाम सम्मन जारी किया गया है, और उसके बाद दूसरी प्रति के पीछे पृष्ठांकन कराया जाएगा, आपके हस्ताक्षर कराए जाएंगे, आपने प्राप्त किया है। हस्ताक्षर कराने के बाद में उसे उस प्रति को न्यायालय को वापस कर दिया जाता है। जिस पत्रावली से वो सम्मन जारी हुआ था उस पत्रावली में उस सम्मन को ला करके लगा दिया जाता है, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जब सम्मन जारी होगा उसके बाद में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी इस पर होंगे, और उस न्यायालय की मुद्रा जिस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है उस न्यायालय की सील भी उस पर लगी हुई रहती है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो JMFC, जिला एवं सत्र न्यायालय के यहाँ से गया है तो जिला एवं सत्र न्यायालय। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके यहाँ से भी जाएगा उसके नाम से उसकी सील उस पर लगी रहती है। धारा 61 के अनुसार न्यायालय के द्वारा जारी प्रत्येक सम्मन होता है, पहला है कि लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा तथा संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट करे। हस्ताक्षर अर्थात हाईकोर्ट के द्वारा जो भी अधिकारी इस संबंध में निर्दिष्ट किए जाते हैं उस अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर होते हैं, तथा उस न्यायालय की मुद्रा भी लगी रहती है, जिस कोर्ट से वो जारी किया गया है उसकी सील भी लगी रहती है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि गलत उत्तर का चयन कीजिए। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। कि एक विद्यमान वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। एलिमेंट पूछे गए हैं जो वैलिड वारंट होता है। पहला दिया हुआ है कि इसे लिखित होना चाहिए, इट शैल बी इन राइटिंग। दूसरा है कि इस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, इट शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तीसरा है कि इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए, इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। और चौथा है कि इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है, इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द एक्यूज्ड बिकॉज एड्रेस इज नॉट नेसेसरी। तो देखिए, जो भी वारंट जारी किया जाता है उसमें सबसे प्रमुख बात है कि उसे लिखा हुआ होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये भी करेक्ट है, न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए, ये भी आवश्यक है, लेकिन अभियुक्त का नाम होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन उसका पता होना आवश्यक नहीं है। ये इतनी बात यहाँ गलत है केवल कि जब पता ही नहीं होगा तो वो वारंट किस पते पर जाएगा, ये जरूरी होता है कि एड्रेस आवश्यक है। तो इसका जो गलत आंसर है वो यहाँ ये डी पूरा गलत हो जाएगा कि गिरफ्तारी के प्रारूप दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में प्रारूप संख्या 2 और 5 गिरफ्तार किए जाने के संबंध में जो प्रारूप बने हुए हैं, आप पीछे क्यों जाएंगे, जो द्वितीय अनुसूची है और दूसरी अनुसूची में कुछ प्रोफार्मा दिए हुए हैं, उन प्रोफार्मा में जो विहित प्रारूप है उनके अनुसार कार्रवाई की जाती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो सम्मन है या वारंट है या अन्य जो भी आदेश है वो उसी के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। इसकी अपेक्षाएं इस संहिता की धारा 70 में उल्लिखित हैं। क्या क्या अपेक्षा की जाती हैं इस वारंट के मामले में संबंध में? इसके आवश्यक तत्व निम्न है कि गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाने वाला वारंट लिखित होना चाहिए, ऐसे प्रत्येक वारंट पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, ऐसा प्रत्येक वारंट पर न्यायालय की मुद्रा अर्थात सील लगी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के वारंट में गिरफ्तार की जाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण होना चाहिए, जैसे नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान आदि लिखा होना चाहिए ताकि उसको ठीक से पहचाना जा सके। अतः विकल्प डी गलत है, क्योंकि जिस व्यक्ति के संबंध में आप वारंट जारी करना है उसकी पहचान होना आवश्यक है। आप जब नाम, पिता का नाम, एड्रेस नहीं लिखेंगे तो हमें क्या पता पड़ेगा कि ये किस व्यक्ति के नाम वारंट जाना है।
तो जो गलत उत्तर था वो यहाँ पर डी था। प्रश्न क्रमांक 3 है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रावधान है? तो ये धारा 76 के अंदर प्रावधान किया गया है कि बिना किसी विलंब के आप उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और 24 घंटे से अधिक का समय उस यात्रा में लगे समय को छोड़ करके नहीं लगना चाहिए। सीआरपीसी के सेक्शन 76 के अनुसार पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो कि गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, या तो पुलिस अधिकारी निष्पादन कर रहा है या कोई अन्य व्यक्ति जिससे कि इस हेतु निमित्त किया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के प्रथभु संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उसे न्यायालय के समक्ष ले जाएगा, जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए विधि के द्वारा वह अपेक्षित है। जिस न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया था उस न्यायालय के समक्ष ही ऐसे व्यक्ति को ले जाया जाएगा, परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से लेकर के और मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर के 24 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। आगे हमें सेक्शन यहाँ 77, 79 और 78 भी दिए हुए हैं। सेक्शन 77 ये प्रावधान करता है कि जो वारंट अधिकारिता के बाहर निष्पादित किया जाएगा उसके संबंध में। सेक्शन 77 बताता है कि वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। सेक्शन 78 बताता है कि अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन, तथा 79 बताता है कि अधिकारिता के बाहर वारंट के निष्पादन के संबंध में किसी पुलिस को निर्दिष्ट किया जाना, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाना। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए था 76। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी के वारंट अंडर सेक्शन 77 ऑफ सीआरपीसी ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट, इसे कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो ये भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है वारंट जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगर मान लीजिए केवल वारंट का निष्पादन क्षेत्राधिकार के अंदर होना है तो क्षेत्राधिकार के अंदर किया ही जाएगा। ज़्यादातर तो क्षेत्राधिकार के भीतर ही चलते हैं, लेकिन जब कहीं मामला दूर का होता है तो वो भारत के किसी भी स्थान में जारी किया जा सकता है। राज्य के अंदर किसी भी स्थान में, ये भी गलत है। भारत के किसी भी स्थान में ये करेक्ट है कि एक जो गिरफ्तारी का वारंट है भारत के किसी भी स्थान में जारी किया जा सकता है। धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि अंडर सेक्शन 77 ऑफ सीआरपीसी ए वारंट अरेस्ट में भी एग्जीक्यूट। तो ये आपका ऊपर वाला ही प्रश्न आ गया कि भारत के किसी भी स्थान में, ऑप्शन क्रमांक डी। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धाराओं का समूह उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित है? उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित है कौन सी धाराओं का समूह? मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में आपको समझा था कि ये 4 पार्ट बताए थे और 4 पार्टों में पहला पार्ट था आपका संबंध, दूसरा था वारंट और तीसरा था उद्घोषणा और कुर्की को लेकर के। तो उद्घोषणा और कुर्की को लेकर के सेक्शन 82 से लेकर के और सेक्शन 86, 82, 83, 84, 85 और 86 ये 5 धाराएं प्रावधान करती हैं। तो सही ऑप्शन यहां पर 82 से लेकर के 86, सही ऑप्शन हमारे यहां बी हो गया। धारा 82 से लेकर के 86 तक के प्रावधान अभियुक्त के उद्घोषणा तथा उसकी संपत्ति चल हो या चल हो की कुर्की के संबंध में प्रावधान करते हैं। 2 बातें दी हुई, ध्यान रखिएगा। चल संपत्ति या चल संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्तियां कुर्क की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जाता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशंस ऑफ ए वारंट में बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। तो ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट की तामील नहीं हो रही है जो फरार घोषित किया जाता है, तो फरारी के संबंध में होती है धारा 82 और धारा 83 है उसकी संपत्ति की कुर्की के आदेश किए जाने के संबंध में। फरारी की उद्घोषणा 82 में और संपत्ति की कुर्की की उद्घोषणा के संबंध में धारा 83 है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 फरार व्यक्तियों के बारे में उद्घोषणा की व्यवस्था करती है। इस धारा में जब एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है तो उसको फरार घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। 8 है कि
दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी भी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा सेक्शन 82। प्रश्न क्रमांक 9 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो कि एक वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसे फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकेगी? सेक्शन 82। सेम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है? संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय, जब उस व्यक्ति के फरारी के संबंध में उद्घोषणा हो गई है तो उसके तुरंत बाद कभी भी किसी भी समय ये आदेश दिया जा सकता है कि उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाए। तो देखिए, पहला हो गया यहाँ पर वो वारंट के अधीन व्यक्ति जो है ये फरार चल रहा था, उसके बाद उसकी उद्घोषणा की गई न्यायालय के द्वारा, न्यायालय को बताना पड़ेगा, और उद्घोषणा के तुरंत बाद ऐसे व्यक्ति की तुरंत संपत्ति की कुर्की का आदेश कर दिया। किसी भी समय बात जो प्रयोग किया गया है किसी भी समय किया जा सकता है। सेक्शन 83 इस संबंध में प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और ये मैंने आपको बताया था कि वो इसीलिए की जा सकती है किसी भी समय जब न्यायालय को ये समाधान कराना पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति को व्यनित कर सकता है, बेच सकता है, न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार जो है उससे सीमा से हटा सकता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि न्यायालय तुरंत उसकी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर देगा। सेक्शन 83 का आप जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 1 के परंतुक में जाकर के जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये डिटेल आसानी से मिल जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 का खंड 1 में कहा गया है कि धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय ऐसे कारणों को जो कि लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति को की जंगम या स्थावर, जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्तियों को, जंगम संपत्ति चल संपत्ति होती है और स्थावर संपत्ति अचल संपत्ति होती है, तो दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई। एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई। दो घोषणाएं ये जारी की गई तथा बाद में, और जब ये घोषणा जारी कर दी गई उसके तुरंत बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी जारी कर दिया गया, निर्गत कर दिया गया। इन आदेशों की वैधानिकता क्या है? तो ये आदेश पूरी तरह से वैध हैं, क्योंकि धारा 82 केवल ये बात कहती है कि वारंट और वारंट के बाद में उस जो व्यक्ति वारंट के अधीन फरार चल रहा है और हाजिर नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति की संबंध में उद्घोषणा जारी की जा सकती है। इसके बाद में जो धारा 83 है, ये धारा 83 उन कंडीशंस को बताती है जिसमें कि ऐसे व्यक्ति की जबकि फरारी के संबंध में जो वारंट और फरार व्यक्ति उसे घोषित कर दिया गया है तो धारा 83 के अधीन में उसके अंगेष्ट कार्रवाई की जा सकती है, संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जा सकता है तुरंत बाद में। तो ऐसे सभी आदेश ये पूर्णतः वैधानिक हैं। ऑल द ऑर्डर आर परफेक्टली लीगल। इसका सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है कि धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक है तथा अनुचित है, इससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। ऑप्शन क्रमांक 4 है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन इसका हमने आपको बताया था कि ए है। ऐसे सभी आदेश ये वैधानिक है। धारा 83 के उपखंड 1 के परंतु के अनुसार जब कि शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा न्यायालय का समाधान करा दिया जाता है कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति का व्ययन कर रहा है या न्यायालय की अधिकारता से हटा रहा है तो वह उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश भी जारी कर देगा। प्रश्न क्रमांक 12 है कि संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? Claims and objections to attachment of property is provided under which one of the following sections of the CRPC? प्रावधान किया गया था सेक्शन 84 है, सेक्शन 85 है, सेक्शन 86 है और सेक्शन 87 है। सबसे पहले समझिए कि धारा 82 और 83। धारा 82 के अधीन आपको फरार घोषित कर दिया गया। सेक्शन 83 के अधीन आपकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। सेक्शन 84
ये बताता है कि ऐसे दावे एवं आपत्तियां आप उस कुर्की की जो संपत्ति कुर्क की गई है उसके संबंध में आप दाखिल कर सकते हैं। तो दावे और आपत्तियों को सेक्शन 84 में दाखिल किया जाता है। तो धारा 85 ये संपत्ति को बेचे जाने या व्यनित किए जाने या रिलीज किए जाने के संबंध में है। सेक्शन 86 अगर मान देखिए एक क्रम से चलिए आप 82 में फरार, 83 में कुर्की, 84 में आपने दावा दाखिल कर दिया, आपत्ति दाखिल कर दी कि नहीं साहब ये गलत तरीके से कुर्क की गई है। तो गलत तरीके से कुर्क की गई है तो धारा 85 में वो आपको रिलीज कर दी जाएगी। समझिए बात को, धारा 85 में आपको रिलीज कर देंगे। हो सकता है रिलीज करने लायक हो तो ठीक है, रिलीज न्यायालय का समाधान हो जाता है कि रिलीज करने लायक नहीं है या आपका आवेदन गलत है, तो रिलीज करने लायक नहीं है तो फिर उसको हटा के वो न्यायालय बेच देगा। इसके बाद में धारा 86 जो ऐसे आवेदन आपके द्वारा किए गए थे संपत्ति के संबंध में और वो खारिज कर दिए जाते हैं, तो ऐसे आवेदन की फिर अपील के संबंध में प्रावधान ये धारा 86 में दिया गया है। और इसके बाद जो 87 है ये सम्मन के स्थान पर या उसके साथ साथ वारंट जारी किए जाने के संबंध में प्रावधान करता है सेक्शन 87। तो इस तरह से पूरा एक सीरियल आपको समझ में आ गया होगा 82 से लेकर के और 86 तक का। 82, 83, 84, 85, 86 ये 5 धाराएं हैं। दोबारा समझ लीजिए कि धारा 82 में आपको वारंट जारी किया गया था, फरार घोषित कर दिया गया। धारा 83 में आपकी कुर्की कर दी गई, कुर्की के लिए आदेश जारी कर दिया गया। धारा 84 में आपने न्यायालय के समक्ष अपना दावा या आपत्ति दाखिल की उस संपत्ति जिसको कि कुर्क किया जा रहा है, संपत्ति को कुर्क किया गया है उसके संबंध में। फिर धारा 85 के अंतर्गत अगर न्यायालय ठीक समझता है तो वो आपको वापस कर देगा। आपने जो आवेदन दाखिल किया था संपत्ति आपके पक्ष में रिलीज कर दी जाएगी। यदि उसे नहीं लगता ऐसा तो वो संपत्ति वो उठा करके न्यायालय उसको बेच देगा। किस सेक्शन में बेच दी? 84 में आवेदन हुआ और 85 के अंतर्गत संपत्ति बेच दी। 86 के अंतर्गत आप इस बात से नाराज हैं कि आपका जो आवेदन है वो खारिज किया गया है, तो आप इसकी अपील करेंगे। इसकी अपील की प्रक्रिया को धारा 86 में बताया गया है। और धारा 87 ये सम्मन के स्थान पर या उसके साथ साथ वारंट जारी किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। इसकी व्याख्या भी थोड़ी हम देख लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 84 में कुर्की के बारे में दावा एवं आपत्तियों का उपबंध किया गया है। 84 के अनुसार यदि धारा 83 के दिन कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 महीने के अंदर जो कुर्क की गई है संपत्ति उसके 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति जो कि उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, जिस व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा जारी की गई है और उस व्यक्ति से कोई भिन्न व्यक्ति है, इस आधार पर दावा करता है या कुर्क किए गए जाने की आपत्ति करता है। भाई जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा रही है वो तो दावा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश है। या तो हाजिर हो जाए तो रिलीज हो सकती है, नहीं हाजिर होता है तो उसको दावा करने का कोई राइट नहीं बनना है। संपत्ति से भिन्न है तो इस आधार पर दावा या कुर्क किए जाने का आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है। जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो कह रहा है भाई ये संपत्ति जो कुर्क की है ये मेरी है या मेरा इसमें हित है, और ऐसा हित धारा 83 के दिन कुर्क नहीं किया जा सकता। धारा 83 के दिन वो आप ऐसे हित को कुर्क नहीं कर सकते हैं। तो उस दावे या आपत्ति की जांच, तो ऐसे दावे की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। उसके बाद में उसे पूर्ण रूप से या तो मंजूर कर लिया जाएगा या पर्टिकुलर उस पूरे एरिया में से कुछ संपत्ति उसकी है तो भागतः मंजूर कर लिया जाएगा या पूरा नामंजूर कर दिया जाएगा, न्यायालय को जैसा भी साक्ष्यों को देखने के बाद में लगे। परंतु इस उपधारा के द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी भी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में विधिक प्रतिनिधि के द्वारा चालू रखा जा सकता है। यदि जो दावेदार है यदि ऐसे व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधि उसका पुत्र हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, उसके पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो कोई भी विधिक प्रतिनिधि ऐसे दावे को चालू रख सकता है। तथा धारा 85 कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त किए जाने के संबंध में, विक्रय और वापस करने के संबंध में, और धारा 86 कुर्क की गई संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील से संबंधित है। और धारा 87 ये समन के बदले में वारंट जारी किए जाने से संबंधित है। तो ये था आपका पूरा सेक्शन 82 से लेकर के और 86, 87 तक का पूरा एक सीरीज, जिसमें कि आपको आसानी रहेगी इसे याद करने में। प्रश्न क्रमांक 13 है कि एक उद्घोषित व्यक्ति
जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। एक उद्घोषित व्यक्ति है जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंदर 6 महीने वाली जो बात थी वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए थी कि किसी उस व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जो कि उसमें हित रखता है, तो वो 6 महीने के अंदर ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर भीतर उस संपत्ति के आगमों के संबंध में दावा दायर कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 85 उपधारा 3 के अंतर्गत उद्घोषित व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर हाजिर होने पर, जिस समय वो संपत्ति कुर्क की गई है उस कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर यदि वो व्यक्ति हाजिर हो जाता है तो संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों पर दावा कर सकता है। कितना उस संपत्ति से, क्योंकि वो हाजिर हो जाएगा तो अब उसे उसकी संपत्ति का जो भी मूल्य है जो उसके एवज में उसे देना पड़ेगा। कि यदि वो व्यक्ति हाजिर हो जाता तो संपत्ति कुर्क नहीं होती, लेकिन कुर्क हुई और वो हाजिर हो जाता बाद में तो वो संपत्ति का मूल्य उसको दिया जाएगा। धारा 84 एक कहती है कि के अंतर्गत उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति जिसकी कुर्क की गई संपत्ति में कोई हित है, कुर्की की गई संपत्ति में कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा कर सकता है। 84 का 4 कहता है कि अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति 84 एक के अधीन पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए बात संस्थित कर सकता है। 1 वर्ष वाला जो टाइम पीरियड है वो है उस आवेदन को संस्थित किए जाने के संबंध में। कोई व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति धारा 84 एक के अधीन पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दी गई है, तो ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर भीतर उसके संबंध में अपील दाखिल कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 है कि उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। यह है 2 वर्ष के भीतर भीतर। 2 वर्ष के भीतर भीतर ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति जो कुर्क की गई है उसके संबंध में शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। A proclaimed person whose property has been attached can claim the property attached or the sale proceed on appearance with। तो ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर भीतर अपेयर होकर के अपनी संपत्ति के संबंध में आगमों का दावा कर सकता है। 85(3) के अनुसार यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, तो उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से यह संपत्ति कुर्क की गई थी, जिस न्यायालय के आदेश से ऐसी संपत्ति कुर्क की गई थी वह या उस न्यायालय के समक्ष जिसके के ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय का समाधान प्रद्रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि वह वारंट के निष्पादन के बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था और यह कि उसने उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे कि वह उसमें निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता था, तो ऐसी संपत्ति का या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, या यदि उसका केवल कुछ भाग ही विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उनमें से चुकता करके प्रदान कर दिया जाएगा। जितना भी खर्चा उस कुर्की को करने में हुआ है उस खर्चे को काटने के बाद में तब आपको जो बचा हुआ पैसा या कोई संपत्ति जो बचती है वो आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन आपको न्यायालय को ये विश्वास कराना होगा कि आप वारंट के निष्पादन से नहीं बच रहे थे, जबकि कोई ऐसा अन्य रीजन था जिसमें कि आपको वो वारंट या जो भी प्रक्रिया थी हाजिर किए जाने के संबंध में आपको उसकी जानकारी कतई नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 15 है कि सम्मन के स्थान पर या सम्मन के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक शर्त है। पूछा गया है कि क्या ये कथन क्या सत्य है, यह कथन क्या असत्य है। सम्मन के स्थान पर वारंट जारी किए जाने के संबंध में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के सेक्शन 87 में दिया हुआ है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर है और इस तरह का कोई भी प्रावधान ही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ए है कि यह कथन सत्य है। क्यों न्यायालय अपने सम्मन के अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है और इसके संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।
दंड प्रक्रिया संहिता की इस वीडियो सीरीज में आज हम इसके पार्ट 9 को देखेंगे। ये वीडियो सीरीज दंड प्रक्रिया संहिता यूथ कंपटीशन टाइम्स की एमसीक्यूज पर आधारित पुस्तक को लेकर के तैयार की गई है। इस वीडियो में आज हम प्रशांति एवं सदाचार कायम रखने के लिए प्रतिपूर्ति लिए जाने से संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे। प्रशांति एवं सदाचार कायम रखे जाने के संबंध में सीआरपीसी का चैप्टर 8 प्रावधान करता है, जो कि सेक्शन 106 से लेकर के और 124 तक प्रावधानित है। सेक्शन 106, 107, 108, 109 और 110 ये सेक्शन प्रमुख रूप से प्रशांति एवं सदाचार कायम रखे जाने के संबंध में बात करते हैं। सेक्शन 106 एवं 107 ये दो सेक्शन प्रशांति कायम रखने के लिए हैं। प्रशांति कायम रखने के लिए संबंधित व्यक्ति से प्रतिपूर्ति लिए जाने का प्रावधान करते हैं। 108, 109 एवं 110 ये सदाचार कायम रखने के लिए किसी व्यक्ति से प्रतिपूर्ति लिए जाने के संबंध में प्रावधान करते हैं। सेक्शन 106 इसमें कोर्ट ऑफ सेशन अर्थात सत्र न्यायालय या जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनके द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। और सेक्शन 106 के अंतर्गत जो प्रतिपूर्ति ली जाएगी उसमें किसी सिद्धदोष व्यक्ति से, ऐसा व्यक्ति जो कि दोष सिद्ध हो चुका है, उससे 3 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिपूर्ति लिए जाने का इसमें प्रोसेस है। एक सारांश रूप में पहले आप इसे समझ लीजिए। धारा 107, 108 और 109 ये 3 सेक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रतिपूर्ति लिए जाने से संबंधित है संदर्भित व्यक्तियों से। और यहां जो प्रतिपूर्ति ली जाएगी वो 1 वर्ष तक की अवधि के लिए ली जाएगी। सेक्शन 106 3 वर्ष तक के लिए प्रावधान करता है। 107, 108 और 109 ये 1 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रावधान करता है। और सेक्शन 110 ये आपका 3 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रावधान करता है, अर्थात 3 वर्ष तक की अवधि के लिए संदर्भित व्यक्ति से प्रतिपूर्ति ली जाएगी। तो 106 और 110 ये 3 वर्ष तक के लिए हैं तथा 107, 108 और 109 ये आपके 1 वर्ष तक के लिए हैं। 106 में कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय एवं प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट इस संदर्भ में आदेश जारी करेगा संबंधित व्यक्ति से प्रतिपूर्ति लिए जाने के लिए। और 107, 108, 109 और 110 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा 1 वर्ष एवं 110 में 3 वर्ष तक के लिए प्रतिपूर्ति लिए जाने का आदेश जारी किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति देने में विफल रहता है, प्रतिपूर्ति नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे उतनी अवधि का कारावास दिया जाएगा जितनी अवधि के लिए उससे प्रतिपूर्ति मांगी गई है। ये एक सारांश था। सो फ्रेंड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन। प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति लिए जाना। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर्स, धारा 106 से लेकर के और 124 तक। पहला प्रश्न है कि दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम अवधि कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीसेज ऑन कन्वेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड। तो इसके लिए जो अवधि है, अधिकतम अवधि, वो है आपका 3 वर्ष। और ये धारा 106 संबंध में प्रावधान करती है, जिसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इसके संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं संदर्भित व्यक्ति के लिए, जिससे कि प्रतिपूर्ति ली जानी है। ऑप्शन में 1 वर्ष, 3 वर्ष, 8 महीने तथा 5 वर्ष दिया हुआ है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है आपका 3 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 के अनुसार दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, जिसका आदेश सेशन न्यायालय के द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि अभियुक्त दोष सिद्धि पर शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र के निष्पादन का आदेश देने के लिए कौन सा सकता है? हु इज एम्पावर्ड ऑफ ऑर्डर द एक्यूज्ड ऑन हिज कन्वेक्शंस टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीसेस एंड गुड बिहेवियर्स। तो इसके लिए
सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसके लिए सशक्त हैं। 106 के अनुसार जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी भी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि प्रशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिपूर्ति ली जानी चाहिए, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनाधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी कि वो ठीक समझे प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिपूर्तियों सहित या रहित बंधपत्र को निष्पादित करे। प्रश्न क्रमांक 3 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने की प्रत्याभूति का उपबंध है? अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीसेस ऑन कन्वेक्शंस एग्जिट्स। तो दो सिद्धि पर धारा 106 इस संबंध में प्रावधान करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। अध्याय 8 प्रशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिपूर्तियों का उपबंध करता है। धारा 106 दो सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए सेशन न्यायालय के द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रशांति कायम रखने। तो देखिए, सेशन न्यायालय था, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट था, अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय ये दोनों भी इसमें शामिल है। अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय भी इस संदर्भ में आदेश दे सकता है प्रशांति कायम रखे जाने के लिए संबंधित व्यक्ति से। धारा 108 ये राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति की बात करती है और धारा 109 ये संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति की बात करती है। धारा 111 ये आदेश दिए जाने से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। मैंने काफी सारांश रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीसेस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीटिंग्स, अर्थात कितनी अवधि से अधिक का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो प्रतिपूर्ति नहीं ली जाएगी से अनाधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी कि मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे प्रशांति कायम रखने की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया है 1 वर्ष का। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए धारा 107 के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिपूर्ति की मांग कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है जो कि 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि तक की हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को प्रशांति कायम रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है जो कि 1 वर्ष से अनाधिक का हो, अर्थात 1 वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। धारा 107(1) के अनुसार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये इत्तला मिलती है कि यह संभाव्य है कि कोई भी व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसी सदोष कार्य करेगा जिससे कि संभाव्य है कि प्रशांति भंग हो या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो सकती है, तब यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें कि उसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनाधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी कि मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे प्रशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिपूर्तियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दे दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 6 है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदिग्ध परिस्थितियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश कितनी अवधि के लिए दे सकता है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एज सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर्स फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन्स फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीटिंग्स। तो इसके लिए होता है 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए 1 वर्ष तक का टाइम पीरियड। धारा 107, 108 और 109 ये प्रावधान करती हैं। 110 आपका पुनः 3 वर्ष के लिए बताती है। अगला प्रश्न है कि सही ऑप्शन यहाँ पर ये था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए दे सकता है। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा अभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान करती है। Which one of the following sections of the CRPC provided as a security for a good behaviors for the habitual offenders। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स से संबंधित जो धारा है ये आपका अभ्यासिक अपराधी को लेकर के धारा 110 प्रावधान करती है जो कि अभ्यासिक अपराधियों से संबंध रखती है और इसके संबंध में 1 वर्ष तक का प्रावधान है।
प्रतिपूर्ति लिए जाने का। प्रश्न क्रमांक 8 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति ली जाती है? तो अभ्यासिक अपराधियों से 110 और 1 वर्ष के लिए। सेम प्रश्न है, दोबारा हम इसे रिपीट नहीं कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति के बारे में 109 प्रावधान करता है, अभ्यासिक अपराधियों से 110, संदिग्ध व्यक्तियों से 109 तथा धारा 111 आदेश के दिए जाने से संबंधित है और धारा 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर्स फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में? ये है आपका सेक्शन 110 110 सेक्शन 110 अभ्यासिक अपराधियों से बात करता है। सेक्शन 110 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति ले सकता है, जिसकी अवधि जो होगी वो कम से कम 3 वर्ष से अधिक के लिए हो सकती है, अर्थात 3 वर्ष तक की अवधि के लिए ऐसे अभ्यासिक अपराधियों से प्रतिपूर्ति ली जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 के दंड प्रक्रिया संहिता में अभ्यासतः गृहभेदक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन विच सेक्शन प्रोविजन इन सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर्स फ्रॉम हैबिचुअल हाउस ब्रेकर की बात कही गई है। ऑफेंडर्स इज मेड, इसमें हाउस मेकर के संबंध में भी प्रावधान आपका वही 110, सही ऑप्शन यहाँ पर डी। वही अभ्यासिक अपराधी वाली बात आ जाती है। अभ्यासिक अपराधियों से 110 के तहत 3 वर्ष तक से अनाधिक की अवधि के लिए सिक्योरिटी मांगी जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 111 है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिपूर्ति सीआरपीसी के किस प्रावधान के तहत ली जा सकती है? तो अभ्यासिक अपराधियों से सेक्शन 110 110 के तहत ली जाती है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि निम्न में से कौन से अपराध का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अंतर्गत नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत एक कार्यपालक दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दे? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दे सकता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत नहीं दे सकता है, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के अंतर्गत दे सकता है और अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दे सकता है। तो जो नहीं दे सकता है वो है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज के मामलों में कार्यपालक दंडाधिकारी को ऐसे व्यक्तियों से जो कि ऐसे मामलों में दोष सिद्ध किए गए हैं उनसे किसी भी तरह की प्रतिपूर्ति नहीं ली जाएगी। अगला प्रश्न, इससे पहले हम इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं कि किन किन प्रावधानों के अंतर्गत ये जो कानून है वो लागू रहता है। धारा 110 में अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति लेने का प्रावधान किया गया है तथा इस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए प्रतिपूर्तियों सहित या रहित प्रतिपूर्तियों सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। क्या क्या है? पहला है औषधि और प्रसाधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा विदेशी विषयक अधिनियम 1946। प्रश्न क्रमांक 13 की धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रतिपूर्ति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो कारावास की अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष, अर्थात अधिकतम से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए आप उस व्यक्ति को कारावास दे सकते हैं। जितनी अवधि के लिए आपने सिक्योरिटी मांगी है और वो व्यक्ति उसे देने में असफल रहता है तो उतनी अवधि का उसे अधिकतम कारावास दिया जा सकता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। धारा 122 इस संबंध में प्रावधान करती है जो कि 3 वर्ष तक के कारावास की बात कहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें तथा हमारा टेलीग्राम चैनल ला स्टडी को आप ज्वाइन करें। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, जिस पर कि अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आप ला स्टडी सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के संबंध में यदि आपकी कोई विशेष राय है तो मुझे 9219160065 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।